मुद्दा है, टॉपिक है मिनिमल स्टिमुलेशन और आईवीएफ और महिलाओं में बढ़ती इनफर्टिलिटी से जुड़ा ये मुद्दा है। और आपको बता दें ये मुद्दा काफ़ी खास है और इसी के साथ ही कैसे आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं इस पर खुलकर बातचीत करेंगे। और मिनिमल सिमुलेशन और आईवीएफ और महिलाओं में बढ़ती इनफर्टिलिटी को लेकर भी जो आपके सवाल होंगे आप कॉल भी करके हमसे पूछ सकते हैं और उसका जवाब भी हमारे माहिर डॉक्टर आपको देंगे। मिनिमल सिमुलेशन कन्वेंशनल आईवीएफ से अलग क्या होता है और ये कैसे होता है, तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और तमाम ग्राफिक्स आपके सामने। इन सवालों के जवाब हम फिलहाल जानने की आज कोशिश करेंगे। महिलाओं से जुड़ी ये समस्या एग फ्रीजिंग क्या है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कई तरह के सवाल आपके मन में होंगे। कैसे होती है फर्टिलिटी की जांच, ये भी एक अहम मुद्दा, अहम सवाल। और मिनिमल सिमुलेशन क्या होता है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। मिनिमल सिमुलेशन आईवीएफ से अलग कैसे होता है, ये तमाम सवाल होंगे और हमारी डॉक्टर जो हैं निशा भटनागर जी वो भी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जल्द ही जुड़ेंगी। एग फ्रीजिंग क्या है और इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस मसले पर भी हमारी खास बात होगी। तो आपने देखा ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की आज कोशिश करेंगे और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने सवाल ज़रूर पूछें। नीचे नंबर चलेगा, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगी और उनसे भी तमाम मुद्दों पर खुल के बातचीत होगी। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मिनिमल सिमुलेशन क्या है और आईवीएफ के मसलों को लेकर भी तमाम सवाल जो थे आपके उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ माहिर डॉक्टर जुड़ चुके हैं निशा भटनागर। निशा मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। मैम महिलाओं से जुड़ी ये अहम समस्या है, सवाल यही है कि मिनिमल सिमुलेशन आखिर होता क्या है? देखिए कैसा रहता है कि जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो आईवीएफ का मतलब होता है कि आपका जो भी भ्रूण बन रहा है वो आपकी बॉडी में बनने की बजाय वो बाहर बन रहा है, उसको हम आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमेशा ये आवश्यक नहीं होता है कि हमें बहुत सारे एग्स चाहिए हो, हम एक सिंगल या 2 या 3 एग्स के साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हार्मोन से डरते हैं, इंजेक्शन से डरते हैं या अपने शरीर पे बहुत ज्यादा इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते हैं या फिर उनके उतने एग्स है ही नहीं या किसी को फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो इन सारे केसेस के अंदर हम कम मात्रा में इंजेक्शन देते हैं। हमारा पर्पस ये रहता है कि हमें बहुत ज्यादा एग्स ना मिले लेकिन बेहतर क्वालिटी के एग्स मिले। ज्यादा की बजाय हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, नंबर की बजाय हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि 2 या 3 अच्छे एग्स निकाल करके उसी से एम्ब्रियो बना करके और हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर दें। इस प्रोसेस को हम मिनिमल स्टिमुलेशन या नेचुरल साइकिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि वर्ल्ड का फर्स्ट आईवीएफ जो था वो नेचुरल साइकिल आईवीएफ था। लेकिन मैम फिर भी ये जो मिनिमल सिमुलेशन है, कन्वेंशनल है, आईवीएफ से अलग कैसे है? देखिए आईवीएफ का क्या मतलब है, नॉर्मली जैसे अगर आप अगर ये मॉडल देखेंगे, नॉर्मली स्पर्म यहाँ से जाता है, अंडा यहाँ से आता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है और आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। अगर हम इसको इस प्रोसेस को हम बॉडी के बाहर करें तो बॉडी के बाहर करने में हम उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। अब नॉर्मली क्या रहता है कि कई बार लोगों को अपने लैब पे बहुत भरोसा नहीं होता या कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अगर हमें ज्यादा एग्स मिल जाएंगे, ज्यादा एम्ब्रियो मिल जाएंगे तो हमारा सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए पेशेंट्स को ज्यादा मात्रा में इंजेक्शन दिए जाते हैं, हाई डोज में इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि नंबर ऑफ एग्स हमें ज्यादा मिल जाए। उसी को अगर हम कम मात्रा में इंजेक्शन दें, हम कम हार्मोन्स का यूज करें तो
तो पेशेंट के शरीर को भी नुकसान कम होता है, उसका पैसा भी कम लगता है, क्वालिटी ऑफ एग भी कई बार बेहतर मिलती है और चांसेस ऑफ सक्सेस भी बढ़ जाता है। इसको हम मिनिमल स्टिमुलेशन और कन्वेंशनल आईवीएफ में डिफरेंस है सिर्फ मात्रा ऑफ हार्मोन्स और इंजेक्शंस का, जो कि कम मात्रा में दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी मैम इसमें इन्फेक्शन का कोई डर या फिर इसका जो प्रोसेस होता है वो भी समझाएं हमें। हाँ, इन्फेक्शन का ऐसा कोई डर नहीं रहता है, जितना नॉर्मल प्रोसेस में होता है वैसे ही अगर आपने सारी चीजों का प्रिकॉशंस रखा है तो इन्फेक्शन का ऐसा कोई एक्सेसिव डर नहीं रहता। प्रोसेस पीरियड के दूसरे दिन से यूजुअली स्टार्ट होता है। पेशेंट हमारे पास दूसरे दिन आता है, हम उसका स्कैन करते हैं और उनके शरीर को और उनके एग्स को देख करके हम उनका अमाउंट ऑफ हार्मोन डिसाइड करते हैं। मैम इसमें सक्सेस दूसरे रेट दिन से कितना है? नॉर्मली हम गोलियां या कुछ स्लो कम मात्रा में इंजेक्शन देना शुरू करते हैं, जो कि 10 से 11 दिन तक चलते हैं। इस बीच में हम पेशेंट का मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे पीरियड के दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद 5 दिन बाद हमने अल्ट्रासाउंड किया और स्कैन करके देखा कि रिस्पांस कैसा आ रहा है, एग्स कितने बन रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में हम फिर से 3 दिन के बाद पेशेंट को बुलाते हैं दोबारा अल्ट्रासाउंड करने के लिए। तो एक तरीके से पेशेंट की 3 विजिट होती है, पहली दूसरे दिन पीरियड के दूसरे दिन, दूसरी उसके 5 या 6 दिन बाद, तीसरी उसके 8 या 9 दिन के बाद, और उसके बाद हम इन अंडों को बाहर निकाल लेते हैं। को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत साधारण होता है। हम एक हल्का सा आईवी सेडेशन देते हैं पेशेंट को, मतलब पेशेंट सो जाता है 5 मिनट के लिए, और एक जैसे अल्ट्रासाउंड होता है उसी के थ्रू हम गाइडेड लेकर के एग्स को निकाल लेते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, एक छोटा सा मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, जिसके हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे एग निकाला जाता है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, इसमें ये अल्ट्रासाउंड प्रोब जा रहा है, यहाँ ओवरी से और एस्पिरेट करके हम एग निकाल लेते हैं। तो कोई ओपन सर्जरी नहीं होती है, बॉडी पे कहीं कोई कट नहीं आता है, कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं, सिर्फ जिस तरीके से आप ब्लड देते हैं उसी तरीके से हम एग्स को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद ये एग्स हम हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे देते हैं, जो कि उसमें से मैच्योर एग्स को सेपरेट करते हैं। मैच्योर मतलब वो एग्स जिसके अंदर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर नॉर्मल है। वो एग्स को लेने के बाद हम उसमें स्पर्म डालते हैं और 5 दिन तक उस एम्ब्रियो को लैब में ग्रो करते हैं। पीरियड के 5 दिन के बाद जब वो एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, और उस ब्लास्टोसिस्ट को हम पेशेंट के वापस अंदर यूट्रस में डाल देते हैं। नॉर्मली एक साइकिल के अंदर, 1 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और 15 दिन के बाद हमें पता भी चल जाता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। बिल्कुल मैम, सक्सेस रेट पूछ रहा था आपसे, इसमें संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं? देखिए, सक्सेस रेट, और जब हम सक्सेस रेट की बात करते हैं आपको ये जानना जरूरी है कि हर इंसान अलग है, हर एक का शरीर अलग है, हर एक का फिंगरप्रिंट तक अलग होता है, किसी का किसी से फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता। तो जब हम सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस की बात हम जनरली सेंटर के सक्सेस की बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कि 60% सक्सेस का रेट है, मतलब इस सेंटर में आने वाले 100 में से 60% लोग प्रेग्नेंट होके जाते हैं। 80% मतलब 100 में से 80 लोग प्रेग्नेंट होते हैं। जब हम किसी भी पेशेंट को पहली बार देखते हैं, हमें नहीं पता कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता कि उनका एग में इशू है, ट्यूब में इशू है, स्पर्म कैसा है, और सबसे बड़ी बात, हम 2 डिफरेंट लोगों को देखते हैं और उनका कंबाइंड रिजल्ट देते हैं, तो हमें नहीं पता कि इन दोनों का मिला के एम्ब्रियो कैसा बनेगा। तो जब हम बिना देखे कोई सक्सेस रेट की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, हम पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट का सक्सेस रेट कितना है। जनरली अगर हम आईवीएफ के सक्सेस की रेट की बात करें तो अराउंड 40 to 50% होता है। नेचुरल साइकिल और मिनिमल स्टिमुलेशन का सक्सेस रेट बाकियों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है पर ट्रांसफर, मतलब अगर मेरे पास अच्छा एम्ब्रियो बन गया तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन क्योंकि कम एग हमें मिल रहे हैं, क्योंकि कम एम्ब्रियो हमें मिल रहे हैं, तो अगर सपोज आपका पर पिकअप सक्सेस रेट उतना कई बार बहुत अच्छा होता है, कई बार उतना अच्छा नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई है आपको? जी मैम जी। और मैम दूसरी चीज, ये इनफर्टिलिटी की समस्या जो है वो महिलाओं में आमतौर पर काफी ज्यादा देखी जाती है, ये ऐसा क्यों है मैम? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी अमन जी, कि
ऐसा समझा जाता था पहले कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम महिलाओं की प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इनफर्टिलिटी के लिए हमारे पास 40% अगर फीमेल रिस्पॉन्सिबल है तो 40% मेल भी रिस्पॉन्सिबल है, और 20% ऐसे केसेस होते हैं जहां दोनों ठीक है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो मेल एंड फीमेल बोथ इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। पहले ऐसा समझा जाता था कि ये फीमेल्स की प्रॉब्लम है। किस लिए? महिलाओं का 1 महीने में 1 एग रिलीज होता है और वो सिर्फ 24 घंटे तक वायबल रहता है, जबकि पुरुषों की अगर हम बात करें तो हर इजैकुलेशन में करीब 30 से 40 मिलियन स्पर्म्स मिलते हैं, और वो ऐसा इजैकुलेशन चाहे तो रोज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये डिफरेंस है, जब हम काउंट की बात करते हैं, एक महिला के पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ 400 एग रिलीज होते हैं, जबकि एक मेल एक बार में 40 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। तो सिर्फ इस नंबर के डिफरेंस को की वजह से ऐसा समझा जाता था कि महिलाओं में कोई प्रॉब्लम है, महिलाओं में ट्यूब्स की प्रॉब्लम है, महिलाओं में इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम है, या महिलाओं में एग्स की प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा है कि इनफर्टिलिटी, मेल्स में इनफर्टिलिटी का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, काउंट कम होता जा रहा है, मोटिलिटी कम होती जा रही है स्पर्म्स की, मॉर्फोलॉजी बिगड़ती चली जा रही है। इसका जो मेन श्रेय है वो हमारे लाइफस्टाइल को जाता है, बोथ मेल फीमेल दोनों के लिए जी। तो लाइफस्टाइल की जो मेन चीजें, अब आप अगर सोचिए पिछले 40 साल के अंदर हमारा खाना पीना बिल्कुल बदल चुका है। 24 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। जिससे पूछिए वो कहता है मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब क्या है? मतलब आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स हैं जो उसको अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करने देते। जब ब्रेन जब सिस्टम, जब यूनिवर्स, ये नेचर ये रियलाइज करता है कि सिस्टम में इतने सारे ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, तो उस टाइम पे वो प्रेगनेंसी नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि बॉडी अगर प्रेगनेंसी करोगे तो वो एक इनकैपेसिटेटिंग स्टेज है। तो ये सारे लाइफस्टाइल, खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, स्ट्रेस का लेवल बढ़ना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग का लेवल बढ़ना, लेट मैरिजेस होना, फीमेल्स का मोर करियर ओरिएंटेड होना, ये सारे कारण हैं जो मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, एक दर्शक का सवाल है, वो पूछ रहे हैं एग फ्रीजिंग क्या होता है, और यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लोग इसके बारे में अलग अलग विचारधारा रखते हैं मैम। हाँ, तो अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि पिछले 40 साल में इनफर्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो अब क्या है, लेट मैरिजेस हो रही हैं, ज्यादातर फीमेल्स करियर ओरिएंटेड हैं, वो अपना करियर बनाना चाहती हैं, वो अपने करियर पे फोकस करती हैं। ठीक है, तो मेरी आवाज गूंज रही है? जी बिल्कुल मैम, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात, दर्शकों तक पहुंच रही है आपकी बात, फरमाइए। हाँ, तो अगर सपोज हम ऐसे में हमने देखा है कि पिछले कई समय से लो रिजर्व के पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। फीमेल्स जब हमारे पास आती हैं तो उनके ऑलरेडी अंडे खत्म हो चुके होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि यंग एज में ही अगर वो अपने एग्स प्रिजर्व कर लें तो उनकी फ्यूचर फर्टिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एग की पोटेंशियल, फर्टिलिटी पोटेंशियल एग का एज से रिलेटेड है। जितना ज्यादा आपकी एज बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका फर्टिलिटी के चांसेस कम होते चले जाएंगे, एग की क्वालिटी खराब होती चली जाएगी। तो अगर कोई एक फीमेल अपने एग 35 इयर्स की एज में फ्रीज करा देती है और उसके 10 साल बाद अगर उन एग्स को यूज करना चाहती है तो उसके एग्स की क्वालिटी स्टिल 35 इयर्स वाली ही रहेगी, बेटर रहेगी। ठीक है, तो एग फ्रीजिंग एक अच्छा ऑप्शन है, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कॉमनली ये किया जाता है। ज्यादातर फीमेल्स जागरूक हैं इस बारे में और अपनी फर्टिलिटी, फ्यूचर फर्टिलिटी को लेकर के बहुत सोचती हैं इस बारे में और एक्शंस लेती हैं। हिंदुस्तान में अभी स्टिल इसके लिए बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा समाज अभी भी इसको इस तरीके से परसीव करता है कि अगर आप एग फ्रीज कर रहे हो तो आप अपनी फर्टिलिटी डिले कर रहे हो, आप मैरिज डिले कर रहे हो, आप घर बनना डिले कर रहे हो, आप फैमिली डिले कर रहे हो। तो इसको लेकर के दो तरीके की विचारधारा अभी है। पेरेंट्स अभी इसको इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन फर्टिलिटी की जांच कैसे करते हैं? फर्टिलिटी की जांच के लिए हमारे पास एक स्कोर रहता है जिसको हम स्टिनाइट स्कोर बोलते हैं। फर्टिलिटी, आपको ये समझना चाहिए कि फर्टिलिटी इंडिविजुअल पैरामीटर है।
किसी किसी को 20-25 साल में भी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है और किसी किसी को 35 साल में भी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के साथ साथ हम जो है ये देखते हैं कि आपका जो है हार्मोन्स का लेवल क्या है, आपका ब्लड लेवल्स क्या हैं, आपका थायराइड प्रोलैक्टिन क्या है, आपकी जीवन शैली कैसी है, आप कितने फिजिकल एक्टिव हैं, आपके जेनेटिक्स आपको कैसे मिले हैं, आपके अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजों को कंबाइन करके हम एक स्कोर देते हैं जिसको हम फाइनाइट स्कोर बोलते हैं। ये फाइनाइट को आपका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फर्टिलिटी बताता है और आपका फ्यूचर फर्टिलिटी बताता है। तो मेरा अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप एग फ्रीज करवाइए चाहे ना करवाइए, लेकिन एटलीस्ट आपको अपना फाइनाइट स्कोर करवा लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फर्टिलिटी क्या है। अगर आप बिल्कुल ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट आप एक्शन ले सकते हैं। जी मैम। मैम, एक दर्शक का सवाल है कि ये कहाँ कहाँ पर ये टेस्ट होता है और हम कहाँ जा सकते हैं और कितना पैसा लगता है? तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, ये बहुत ही मिनिमल चार्जेस लगते हैं जो ब्लड टेस्ट वगैरह के लगते हैं। ये जो स्कोर करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप एक infinite.com करके वेबसाइट है। अब इसके एंड में मैं आपको एक मैसेज कर दूंगी, आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं या आप चैट में मैसेज कर सकते हैं। infinite.com इनफाइनाइट करके वेबसाइट है, अगर आप उसको सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी है। अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपसे टीम खुद ही कांटेक्ट करेगी और उस पे आप उसको मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरा नंबर भी आप पेशेंट से शेयर कर सकते हैं, जो कि उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे तो मैं टीम को कांटेक्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने इससे पहले फरमाया कि एज फैक्टर भी होता है इसमें, लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है या फिर करियर को लेके हर कोई संजीदा है। तो जो 30 या फिर 40 के बीच वाले जितने भी लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए क्या ये एक चिंता का विषय है या फिर वेकअप कॉल है? इसको समझे किस एंगल से? मेरे हिसाब से दैट इज अ वेकअप कॉल। देखिए आजकल का ना टाइम बदल गया है, हमारे पास हर चीज की फैसिलिटी है और साइंस ने भी बहुत एडवांसमेंट की है। कुछ समय पहले कहें तो ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं थी। अब जैसे मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो जब मैं अपनी करियर के प्राइम पे थी, मेरा एमडी हो चुका था और वही समय था जब मेरी शादी हुई और मुझे बच्चे करने थे। तो अब दो तरफ मेरा दिमाग डाइवर्टेड था, या तो मैं बच्चों पे फोकस कर सकती हूँ, उनको अच्छा घर दे सकती हूँ, अच्छा अपब्रिंगिंग दे, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फिजिकली आप सब कुछ तरीके से इनकैपेसिटेटेड हो जाते हो। आई थिंक ये टसल, ये प्रॉब्लम हर सक्सेसफुल महिला देखती है, इसके थ्रू गुजरती है कि फैमिली और करियर दोनों का हमेशा एक क्रॉस ऑफ चलता रहता है। अब साइंस ने इतना प्रोग्रेस किया है कि अब हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, अब हम ये डिसीजन ले सकते हैं। जब हमारा राइट टाइम है करियर का, हम करियर पे फोकस कर सकते हैं और जब हम तैयार हो तब हम पेरेंटहुड के लिए जा सकते हैं। आई थिंक ऑल फीमेल्स, मेल्स के लिए प्रोसेस बहुत आसान है लेकिन फीमेल्स के लिए थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि प्रकृति ने उनको चुना है बच्चे को कैरी करने के लिए 9 मंथ्स के लिए। तो किसी न किसी तरीके से उनको एक कंफ्यूजन रहता है। तो अब हमारे पास ये फैसिलिटी कि हम पहले अपने करियर पे फोकस करें, इंडिपेंडेंट बने, अपने प्रोग्रेस करें, लेकिन अपना ड्रीम ऑफ मदरहुड छोड़े ना, हम उस पे भी फोकस रहें। हम अपने टेस्ट कराएं, चेकअप कराएं। अगर हमें लगे कि हाँ अभी हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है तो हम अपने एग्स को फ्रीज करा लें ताकि जब हम तैयार हो मातृत्व के लिए तब हम उस पे जा सकें। बिल्कुल मैम। और मैम, फिटनेस या फिर डाइट भी अच्छी रखनी चाहिए नौजवानों को, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि अल्कोहल या फिर स्मोक, ये चीज़ें लोग आमतौर पर कर रहे हैं। जिम या फिर खान पीन से काफ़ी ज़्यादा दूर जाते नज़र आ रहे हैं। और आप देखिए जो भी हम सब्जी या फिर फल फ्रूट आजकल लेते हैं मार्केट से, उसमें भी पेस्टिसाइड्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको लगता है कि एक परफेक्ट डाइट भी एक अच्छा मंत्र हो सकती है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा कहना ये है कि बल्कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे आप देखिए पिछले 40 साल, पृथ्वी पता नहीं हजारों सालों से चली आ रही है। इनफर्टिलिटी पिछले 50 साल के अंदर इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। इसके 4 मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण है इनएक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी का लेवल बिल्कुल कम संक्षेप हो में गया। मैम 4 रीजन बता दीजिए, समय कम है। पहला है इनएक्टिविटी, दूसरा है 24 आवर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड।
रात को 3 बजे आप जोमेटो कीजिए, स्विगी कीजिए, आपके पास जी। खाना आ जाएगा, जंक फूड तैयार और मिलेगा। मैम तीसरा? तीसरा है अल्कोहल एंड जी। स्मोकिंग, और चौथा जो आपने पहले ही बोला, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स इन द फूड। चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम माफ़ी चाहेंगे, समय की बहुत ज़्यादा कमी है। और निशा भटनागर जो माहिर डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से आपके तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। नमस्कार।